आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है तटीय क्षेत्र। मैंने कुछ पढ़ा दिया है, एक छोटा सा रिकैप लेके फिर आगे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है तटीय क्षेत्र। तो देखो, तुम लोग जानते हो कि अगर मैं तुमसे कहूँ भारत का, ध्यान से सुनो, ठीक है, और थोड़ा गौर से देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा। अगर मैं तुमसे कहूँ भारत का तटीय क्षेत्र, अगर सीधे सीधे पूछा जाता है भारत के कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है। भारत का, देखो हम तटीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो तटीय क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है, तटीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो क्या हो, तट से जुड़ा हो। हम लोग जैसे जानते हैं कि भारत के, अगर मैं आपको देखूं तो भारत का आप जानते हो तो इस तरफ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अरब सागर। कौन सा सागर देखने के लिए मिलता है, अरब सागर। इस तरफ कहूँ तो वो कौन सा देखने के लिए मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, या बंगाल की, क्या देखने के लिए मिलती है, बंगाल की। और अगर मैं नीचे देखूं, नीचे का मतलब आप नीचे भारत के दक्षिण में देखेंगे तो आपको कौन सा सागर देखने के लिए मिलेगा, हिंद महासागर देखने के लिए दिखता है, नहीं दिखता। तो इन सबको देखते हुए, याद रखना, इन सबको देखते हुए भारत का जो कुछ रीजन है जो क्या करता है, अपनी जो बाउंड्री है, क्योंकि इससे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भारत क्या किसके साथ आ जाएगा, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ। तो ये तो हो गया भैया लैंड, इससे ऊपर लैंड हो गया। और इधर कौन सा हो जाएगा, ये बीच में अगर मैं डैश बना दूं तो ये कौन सा देश हो जाएगा, बीच में बांग्लादेश। और अगर तुमने मैप को देखो तो नीचे इस तरफ क्या चली जाएगी, नीचे और इस तरफ, तो ये बीच का जो एरिया है ये हो जाएगा। तो अगर मैं तुमसे कहूँ तो ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या कह देते हैं, भारतीय प्रायद्वीप या इंडियन पेनिनसुला। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो। यही तो बताया था उस दिन ने। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, ये जो पेनिनसुला है ये क्या कर रहा है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस वजह से अगर मैं तुमसे कहूँ सबसे लंबी तटीय, भारत की जो तटीय लंबाई है वो कितनी है, 6100। भारत की तटीय लंबाई कितनी है, तो याद रखना 6100 किलोमीटर की भारत की तटीय लंबाई। क्लियर हुई बात। अगर मैं बात करूं कि तुमसे कहा जाए भारत की कुल लंबाई कितनी है, भारत की कुल लंबाई, कुल तटीय लंबाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। कई जगह 7516 मिलता है, कई जगह कुछ और मिलता है। तो भाई हम सीधे सीधे 7516 या 75.6 मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, कुल तटीय। भैया ये भी तटीय है और ये भी तटीय है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप सभी को पता है कि हमारे इस तरफ दो यूटी पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरफ देखेंगे और यहाँ पर एक द्वीप समूह देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप, और इस तरफ अगर देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलता है अंडमान निकोबार, देखने के लिए मिलता है, नहीं मिलता। तो ये हम इस तरह से देखते हैं। तो कुल में क्या करा जाता है, तटीय तो ये हो गई, कुल तटीय में आप लक्षद्वीप और अंडमान को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब पूछा जाता है भारत की तटीय सीमा, याद रखना भारत की तटीय सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ बनाता है, तटीय सीमा किसके साथ बनती है, तो याद रखना पहले पर आता है अंडमान निकोबार। कौन सा आता है, अंडमान निकोबार, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है, अंडमान निकोबार। उसके बाद अगर मैं तुमसे कहूँ दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है, तो दूसरे नंबर पर आपको कौन सा देखने के लिए मिलता है, गुजरात। कौन सा स्टेट देखने के लिए मिलता है, गुजरात। और तीसरे नंबर पर कौन सा कह दूंगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा कह दूंगा, आंध्र, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो आप सभी को पता है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर मैं तुमसे कहूँ कि भारत की ये क्या है, जैसे सीधे सीधे पूछ लेता है भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य आप लोग आंसर देते हो गुजरात। पर जहाँ पर राज्य भी ना दिया हो, यूटी भी ना दिया हो, ऐसे लिख देते हो कई जगह राज्य। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, राज्य या यूटी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार।
या सीधे सीधे देख ले कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है, तो याद रखना तब भी आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान। अंडमान के बाद कौन सा आ जाता है, गुजरात, और गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है, अंडमान। क्लियर की बात यहाँ तक किसी को? इसी तरह से अगर मैं विश्व में कहूँ, विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा, तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, कनाडा। कनाडा के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है, तो याद रखना नॉर्वे। पहले पर कनाडा, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पे कौन सा आ जाता है, इंडोनेशिया। ये 3 देशों को याद रखना। विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाले देश कौन से जाएंगे, पहला कनाडा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, नॉर्वे, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। भारत के बता दिए, विश्व के बता दिए। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के ऐसे कुल कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो याद रखना भारत के कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, इसे रफ करो, ठीक है। तो कितने राज्य हो जाएंगे, तो याद रखना हमेशा 9 राज्य। हमेशा उत्तर देना कितने राज्य हो जाएंगे, 9 राज्य। कितने राज्य हो जाएंगे, 9। कितने राज्य हो गए, 9 राज्य। पहला राज्य, अब इनको भी हम 2 पार्ट्स में करते हैं। जैसे अगर तुम लोगों को पता है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरब, ये वाला पोर्शन हो जाएगा पश्चिम, ये वाला हो जाएगा उत्तर, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लियर। तो मैं यहां से अगर इस लाइन को खींच दूं इस तरह से, तो इससे इधर वाला क्या हो जाएगा, पूरब, और इससे इस तरफ वाला क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो भारतीय हम कहें तो हम भारतीय जो तटीय रेखा हमने कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना पहला कौन सा हो जाएगा, किस तरफ वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी तट। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी तट। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, पूर्वी। तो कितने तट में डिवाइड करते हैं, पश्चिमी तट पर कुल कितने राज्य हैं, 5, और पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं, तो याद रखना कौन कौन से, टोटल भैया मैंने कितने का दूंगा, इधर 5 और इधर कितने हो गए, क्लियर की बात। देखो इस तरफ अगर तुम देखोगे तो पहला स्टेट कौन सा देखिएगा, दूसरा स्टेट देखोगे तो कौन सा आ जाएगा, मैप याद हो तो गुजरात, गुजरात के नीचे कौन सा आ जाता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पे बिल्कुल पुन्ना सा पितकू सा कौन सा देखने के लिए मिलता है, गोवा। गोवा से नीचे बढ़ोगे तो कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक से नीचे बढ़ोगे तमिलनाडु, सॉरी केरल। केरल से इधर बढ़ोगे तो तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर बढ़ोगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर बढ़ोगे उड़ीसा। उड़ीसा से ऊपर बढ़ोगे वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, नहीं हो गए। गुजरात, गुजरात के बाद कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, और गोवा के बाद अगला कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, फिर उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद अगला कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका। इसके बाद पूर्वी तट के कौन से बता दिए, तो नीचे से शुरू कर रहा हूँ। पहला कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, आंध्र। अगला कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। याद रखना पहले उड़ीसा ऐसे लिखा जाता है, सिर्फ ऐसे, पर अब उड़ीसा का नाम क्या हो गया, उड़ीसा, ठीक है, चेंज याद रखना। इसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट। और बेटा जिन लोगों को आता है वो माइंड में रिकैप करते हुए चले, ठीक है, ये नहीं कि कहानी चल रही है सुन रहे, ठीक है, वो रिकैप करते हुए। तो ये हो गया, नहीं हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने तटीय पोर्शन की शुरुआत। तो भारत के अगर मैं कहूँ, इतना याद रखना, तो 9 राज्य मैंने बता दिए, नहीं बता दिए। अब मैं तुमसे कहूँ भारत के, देखो तो हम लोग बात कर रहे थे भारत के, अब बात कर, हमारा टॉपिक है तट। अब क्या टॉपिक है, तट। तो भारत में अगर मैं कहूँ तो आपको 2 प्रकार के तट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पश्चिमी तट और पूर्वी तट। मैंने बताया, नहीं बताया। इन तटों के हर जगह क्या है, अलग अलग नाम। जैसे मैं तुमसे कहूँ
कि यहाँ पर जो तटीय एरिया है हमारा वो इस तरह से फैला हुआ है, बेटा दिख रहा है ना, रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा। तो ये क्या है हमारा तटीय एरिया। अब मान लो, ठीक है, इसको टाइम देना पड़ेगा तो ये यहाँ से गुजरात से हमारा क्या होता है, तट की शुरुआत। और गुजरात में से अगर हम देखें तो कहाँ, यहाँ पर एक नदी बहती है स्वर्णरेखा में। कहाँ से, गुजरात में से कच्छ के रण से लेकर यहाँ पर एक पड़ता है, जहाँ पर अगर मैप में देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कच्छ का रण लिखा हुआ है नहीं है। कच्छ के रण से कौन सी नदी तक है, तटीय रेखा का विस्तार स्वर्णरेखा नदी तक हम लोग क्या मानते हैं, तटीय रेखा का विस्तार। मिल गया नहीं मिल गया? चलो, तो इसको भी हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कच्छ के रण से यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स बना रखे, यह है कच्छ का रण। कच्छ के रण से लेकर मुंबई तक कौन सा बंदरगाह है, मुंबई। इस तट को हम क्या कह देते हैं, गुजरात का क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, गुजरात का तट। मुंबई से लेकर अगला कौन सी जगह है, गोवा। अगली जगह कौन सी जाएगी, गोवा। मुंबई गोवा तक के बीच के क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, कभी क्या कह देते हैं, कोंकण। क्या कह देते हैं, कोंकण। इसके बाद गोवा से लेकर यहीं पर एक जगह पड़ती है, कौन सी, मरमागुआ। सॉरी, गोवा से मरमागुआ है, गोवा में मरमागुआ। मरमागुआ से लेकर न्यू मैंगलोर कौन सी जगह पड़ेगी, न्यू मैंगलोर। कौन सा हो जाएगा, न्यू मैंगलोर। इस तट को हम क्या कह देते हैं, गोवा। ये क्या हो जाएगा, कन्नड़ तट। कौन सा तट हो जाएगा, कन्नड़। और उसके बाद यहाँ से लेकर आपका ये वाला जो पॉइंट है, इसे क्या कहा जाएगा, कन्याकुमारी। न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, इस तट को क्या कह दिया जाता है, तो याद रखना, इस तट को कहा जाता है मालाबार। क्या कहा जाता है, मालाबार। क्या कहा जाता है, मालाबार। ये हो गया हमारे, इसको हमने डिवाइड कर दिया अपने कौन से पार्ट को, पश्चिमी घाट को। इस पश्चिमी घाट को किन किन नामों से जाना जाता है। अब आते हैं पूर्वी घाट। तो यहाँ पर एक नदी बहती है जिसे हम कह देते हैं कृष्णा, KG, कृष्णा और गोदावरी, इस तरह से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे KG बेसिन तक आपको कौन सी नदी, कौन सा तट देखने को मिलेगा, तो कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल। बहुत पूछा जाता है कोरोमंडल तट। मैंने तुम लोगों को उस समय बताया था, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर था, फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जल्दी में कवर हुआ है ना, 6-7 महीने हुए उसे। तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है सीधे सीधे कि पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना पूर्वी तट को कोरोमंडल। KG मतलब कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोरोमंडल। इससे ऊपर एक नदी बहती है, कौन सी, महानदी। कौन सी नदी बहती है, KG बेसिन से लेकर महानदी को, इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कोई मुझे बताएगा, इसे क्या कहा जाता है। तो इस तट को हम लोग क्या कह देते हैं, उत्तरी सरकार तट। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी सरकार। इस तट को क्या कह देंगे, उत्तरी सरकार। इससे ऊपर के तट को क्या कहा जाएगा, उत्कल तट। क्या कहा जाएगा, उत्कल तट। और इससे ऊपर जो बचा हुआ रह गया उसे कह देते हैं बोंगा तट। क्या कह देते हैं, बोंगा तट। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, सॉरी ये पूर्वी घाट हो गया और ये हो गया पश्चिमी घाट। इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। याद रखना बहुत पूछा जाता है, ये इसका खास तौर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कोरोमंडल से। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोरोमंडल तट को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कोरोमंडल तट को किस नाम से जाना जाता है, सॉरी पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल। ये ऑप्शन नहीं देगा, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाता है, कोरोमंडल तट। ठीक है, क्लियर की बात। अब हम इस तट के बारे में क्या है पढ़ना शुरू करते हैं। हो गया इतना, रफ कर दूं। वो महानदी नीचे वाली ऊपर स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा कृष्णा KG बेसिन से लेकर महानदी तक उत्कल तक।
ठीक है। और महानदी से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, केजी बेसिन से लेकर महानदी तक, त्रिसर्गार तक, उसके महानदी से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक क्या हो जाएगा, उत्तर तक, ठीक है याद। और उससे ऊपर कौन सा हो जाएगा, बंगाल। अब देखो तुम कैसे याद कर सकते हो, गुजरात वाला तो सिंपल सा है, गुजरात को हम क्या कह देते हैं, गुजरात, ठीक है। इसके बाद मुंबई से लेकर जो गोवा है, मुंबई में आपको पता है महाराष्ट्र में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, मराठी, पर गोवा में कौन सी बोली जाती है, तो याद रखना गोवा में बोली जाती है कोंकणी। तो कोंकणी जब बोली जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, कोंकण। इसके बाद गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर, और ये वाला रीजन कौन सा हो जाता है, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो कन्नड़ बोली जाती है, उसी के नाम पर इस स्टेट का नाम क्या हो गया, कन्नड़। इसके बाद न्यू मैंगलोर से लेकर केरल में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। तो केरल की लैंग्वेज क्या है, मलयालम। इसी के बिहाफ पर क्या रख दिया गया है, मालाबार। इस तरह से तुम लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, रफ कर दूं अब इसे। अब मैं तुम्हारा टॉपिक उठा रहा हूँ पूर्वी या पूर्वी तट, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा हो जाएगा, रफ करो इसे। और पूर्वी तट में मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ तुम्हारा कौन सा, गुजरात का। अब देखो बेटा मैप खोलो, सब सबके पास हो गई, और जिसके पास ना हो ये वाला ले लो। देखो ये है मैप, यहाँ पर देखोगे तो ये वाले, अब मैं इस वाले पोर्शन का डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये है गुजरात, गुजरात का ये तुम्हें 2-3 का पोर्शन निकला हुआ दिख रहा है, तो ये यहाँ किसके पास नहीं है, तुम तेरा का देखो, यहाँ पर जब तुम देखोगे तो इस तरह से पोर्शन देखने के लिए मिलता है। जो भारत की सीमा है वो इस तरह से तो बटी हुई है, इससे ऊपर का ये वाला जो पोर्शन है वो हो गया पाकिस्तान, इधर भी कौन सा हो गया, पाकिस्तान। ये वाला जो रीजन है यहाँ पर तुम देख रहे होगे लिखा हुआ होगा, ऐसे डस्ट की लाइन बनी होगी और लिखा होगा कच्छ का, क्या होगा, कच्छ का। कई जगह रण ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह रण मिला, तो कंफ्यूज मत हो। कच्छ का रण शब्द होता है, रण शब्द, ठीक है, याद रखो। तो गुजरात के मैदान को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा कच्छ का रण, दूसरा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, काठिया। कौन सा हो जाएगा, काठिया, कौन सा हो जाएगा, काठियावाड़ का। और इसके बाद देखो गुजरात ऐसे है, अगर स्टेट में देखोगे तो गुजरात की लोकेशन कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे ही तो दिख रहा है गुजरात, तो ये याद रखो। इसके बाद ये ऊपर चला गया, ये यहाँ से ऊपर चला गया, और नीचे आ जाएगा गुजरात का, क्या आ जाएगा, गुजरात का नीचे क्या आ जाएगा, गुजरात का। क्लियर नहीं बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। इस तरह से हमने क्या कर दिया, गुजरात का जो तट है, गुजरात का तट, इसे हमने क्या कर दिया, पूछ लेता है कि गुजरात के तट को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, कच्छ का, नीचे वाला काठियावाड़, और उससे नीचे वाला क्या हो जाएगा, गुजरात। तो देखो पहला हम बात करते हैं कच्छ का। कच्छ का रन जो एरिया है वो कैसा है, पहला याद रखना है कैसा क्षेत्र है, दलदली। कैसा क्षेत्र है, दलदली। कौन सा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र। ऊपर से राजस्थान से एक नदी बहकर आती है जिसका नाम है लूनी नदी, जानते हो नहीं जानते, लूनी नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कौन सी नदी अंतर्वाहिनी नदी है, तो याद रखना यहाँ पर कहीं दिख रही होगी लूनी नदी, राजस्थान से ऊपर से आती हुई दिख रही होगी, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, लूनी नदी। पूछा जाता है भारत की अंतर्वाहिनी नदी कौन सी हो जाएगी,
वो है लूनी। लूनी अंतर्वाहिनी का मतलब क्या होता है कि नदी तो बह रही है पर वो बहते बहते क्या हो जाती है। देखो नदी हमने अमूमन कैसी नदी देखी है, जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों से निकलेंगी, नदी झील तालाब कहीं से निकलेंगी और निकलने के बाद क्या होती हैं, या तो किसी बड़ी सी नदी में जाकर मिल जाएगी या मतलब सहायक नदी बन जाएगी, या क्या करेंगी अपना जल किस में गिरा देंगी, समुद्र में गिरा देंगी। जैसे नर्मदा अपना जल कहाँ गिरा दिया, अरब सागर में गिरा दिया। यमुना देख लो निकली कहाँ से, बंदरपुर से, और कहाँ पर आकर प्रयागराज में आकर अपना सारा पानी किस में छोड़ दिया, गंगा में छोड़ दिया। तो सहायक नदी बन जाएगी, या तो अपना जल कहाँ पर गिरा देंगी। पर कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो ना किसी नदी से मिलती हैं और ना ही क्या होती हैं किसी के साथ क्या ना ही सीधे सीधे जाकर समुद्र में मिलती। तो ये नदी क्या आएगी, यहाँ पर तक तुम्हें दिख रही होगी नदी बहती, दिख रही नहीं दिख रही। और उसके बाद ये नहीं कि समुद्र में जाकर मिल रही है, एक जगह पर आकर पॉइंट बना के क्या हो रही होगी, गायब हो रही, दिख रही है नहीं दिख रही मैम। यही है क्योंकि ये नदी क्या करती है, यहाँ पर आकर गायब हो जाती है। अब तुमने हमेशा देखा होगा मिट्टी वाला जो रीजन होता है वो कैसा होता है, जब मिट्टी बहुत ज़्यादा हो उसके ऊपर तुम पानी डालो, मिट्टी उफल के क्या आ जाती है, ऊपर को आ जाती है, और ऐसा लगता है दूर से देखने में कि भाई साहब इसमें पानी डाला ही नहीं। पर तुम उसके ऊपर पैर रख दो तो पानी क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, आ जाता है नहीं आ जाता है। तो भाई ये वाला क्षेत्र कैसा है, दलदली। अब यहाँ पर जब एक बात बताओ, दलदल है तो क्या होगा, दलदल है तो खेती कर लो नहीं। तो ये कैसी भूमि है, बंजर भूमि, इस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती। याद रखना कच्छकरण में किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती। और दूसरी चीज तुमने देखा होगा समुद्र की खासियत है, समुद्र में दो चीज़ आती हैं, एक को कह देते हैं ज्वार और दूसरे को कहते हैं भाटा। ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड, नाम तो सुना है ना इस तरह से। तो यहाँ पर टाइड वगैरह देखें तो आपने देखा होगा कि जब पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है, समुद्र का लेवल क्या हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है। ये इम्पैक्ट होता है चंद्रमा और किसका, सूरज का। याद रखिए जब मैं ज्वार भाटा पढ़ाऊंगा तब पता। जब समुद्र का पानी क्या हो जाए, ऊपर आ जाए, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ज्वार। और दिन में 2 बार होती है, पानी जो होगा वो 2 बार होगा, उसे हम क्या कह देते हैं, ज्वार। और समुद्र का पानी जब नीचे चला जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, भाटा। अब बताओ ये समुद्र से बिल्कुल सटा हुआ है, इसमें क्या होता है, समुद्र का पानी बढ़ा और समुद्र का पानी क्या कर गया, अंदर तक प्रवेश कर गया, फिर क्या हो गया, भाटा आया, मतलब पानी क्या हो गया, पीछे चला गया। तो भैया क्या हो गया, समुद्र अपने साथ क्या लेकर आया, पानी लेकर आया, और पानी लेकर आया फिर क्या कर गया, अपना पानी कुछ अंश छोड़कर क्या हो गया, वापस चला गया। फिर थोड़ी देर मतलब 12 घंटे बाद आएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। तो इस तरह से समुद्र क्या करता है, यहाँ पर आकर बार बार आता रहता है। तो समुद्र क्या का पानी कैसा होता है, अब मुझे बताओ समुद्र का पानी कैसा होता है। ठीक है, समुद्र का पानी कैसा होता है, लवड़ीय होता है, या कहूँ तो नमकीन होता है। ठीक है, अब ये मत करने लगे हो भैया नींबू लेके जा रहे हैं, समुद्र का पानी ले लिया, लियो निचोड़ के नींबू पानी पी रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत कर दियो। बोले ब्याह के बाद पता चली गोवा जा रहे हैं, नौकरी वोकरी लग गई तो बोले ले नमकीन पानी और चले नींबू, बनवा नींबू पानी पियो। नहीं, वो लवड़ी होता है, उसमें कई सारी अशुद्धि होती है। ठीक है, तो नमक होता है, तो नमक क्या करेगा, वो अपने पानी को लाकर छोड़ जाएगा। उसके बाद उस पानी को पहले तो फिल्टर करा जाता है, सारी अशुद्धि को निकाला जाता है, और निकालने के बाद फिर उस पानी को सुखोया जाता है। तुमने देखा होगा कई जगह सुखा दिया जाता है, कच्छकरण में आज BBC की डॉक्यूमेंट्री पड़ी उसमें, तो देख, तो जो लोग नमक में काम करते हैं उनके पैर क्या हो जाते हैं, इतने बुरे हो जाते हैं, मतलब बुरे का मतलब ये नहीं कि देखने लायक नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नमकीन उनके पानी वो पैरों में, जूते वगैरह पहनते हैं पर उसके बाद भी नमक अंदर तक पहुंच जाता है उनके जूते। ठीक है, और कहा जा उनकी, मैं एक डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, उसमें था कि जब उनकी जलाया जाता है तो उनकी इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है पैरों की कि वो पैर जलते ही नहीं।
क्योंकि वो जिंदगी भर किस में रहते हैं, अधिकतर अपनी लगभग लंबी जिंदगी किस में काट देते हैं, नमक। तो नमक जलने से नहीं, वो जल नहीं पाते, इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आता है। तो इसलिए कच्छ का रंग जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, नमकीन पाया जाता है। याद रखना ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात में तुमसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नमक। भाई साहब सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ किया जाता है, याद रखना गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नमक का उत्पादन। नमक का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है, तो याद रखना कौन से राज्य में किया जाता है, गुजरात। इसके बाद यहाँ पर एक पोर्ट है, यहाँ पर कहीं लिखा होगा एक पोर्ट का नाम, जिसका नाम है कांडला। ठीक है, कांडला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ DDP। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में इसलिए लिखा है दीनदयाल उपाध्याय, DDU, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी इसे क्या है, जाना जाता है। बहुत पूछा जाता है कि कांडला पोर्ट को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया DDU। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। ये अभी इसका नाम चेंज हुआ है, लगभग 1-2 साल हो गए, पर ये बहुत पूछा जाता है। सॉरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। मुगल सराय का नाम क्या हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया। वो वहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, पर यही आता है। ठीक है, तो DDUP कांडला पोर्ट का नाम क्या हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। और ये कैसा बंदरगाह है, तो याद रखना ज्वारीय बंदरगाह। और वर्तमान में अब ये कुछ आंकड़े कहते हैं कि ये भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। और इस जो ये जो बंदरगाह है कि गुजरात सरकार ने इसे क्या कर दिया, अपने यहाँ टैक्स फ्री घोषित कर दिया। क्या कर दिया है, टैक्स फ्री। क्यों, क्योंकि इस पर अगर जितने भी पोर्ट, अब एक बात बताओ, इस पोर्ट पर जितने लोग आएंगे वो अपना सामान उतारेंगे, और उससे इस एरिया के आसपास जो इंडस्ट्री होगी वो डेवलप हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जिससे गुजरात में क्या आ सकें, उद्योग और धंधे क्या हो जाएं, बढ़ सकें। ये राज्य की पॉलिसीज होती हैं, या जो रेट है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, चीज़ें आ सकें। तो इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स का तो उनसे इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार, जो राज्य की उसने देखो एक चीज़ होता है, तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती हैं जो भाई साहब पहले अपना उनका एक रेट फिक्स होता है, मेन्यू कार्ड होता है, नहीं होता है, वो क्या कर देंगी, भैया मेरा जो है वो साल का ऐसे के 12,000 रुपये फीस फिक्स होता है, नहीं होता। और तुमने देखा होगा कि कुछ टीचर जो वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में अपना अलग एक रिदम ला के रख दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और मैं बता रहा हूँ। तो तुमने देखा होगा तो वो क्या करते हैं, उनने अपनी चीज़ों को क्या कर दिया, सस्ता कर दिया। इनकी फीस है 12,000 रुपये, ठीक है, और इनका अगला अगर तुम देखो तो और कई सारे टीचर हैं, उनने क्या कर दी, इस 12,000 की फीस को घटाकर क्या कर दिया, भाई तुम लोग तो अलग ही जानते हो, खान सर को जानते हो, नहीं जानते, तुमने देखा होगा खान सर ने IAS की फीस जानते हो ना, एक वो है जो अगर तुम भाई और इंस्टीट्यूट में जाओगे तो उनकी फीस है 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। अगर तुम उनका पेन ड्राइव कोर्स या और ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो तब भी तुम्हें 80-80, 90-90, 1-1 लाख रुपए देना पड़ता है, ठीक है। और वही खान सर ने क्या करा, 7,500 रुपये में या मुझे इतना नहीं पता कि कितने में ला के रख दिया, वो 1 लाख 1.5 लाख का कोर्स IAS की तैयारी करने वाला कितने में ला के रख दिया, सस्ते में ला के, जो भी कुछ लाया 7, 7.5, 8 ऐसे कम कर दिया, 10,000 से नीचे ही, ठीक है, वो क्या कर दिया, कम ला के रख दिया। अब बताओ बच्चा कौन सा कोर्स ले, ये वाला कोर्स बच्चा फिर क्यों खरीदे देगा जब 500 वाला उसे दिख रहा है, सिंपल सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा,
तो और दूसरी चीज़ क्वालिटी भी दे रहा है, फैसिलिटी भी दे रही है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, सिंपल सी बात। तो बच्चा क्या होगा? इस तरफ। अब वही चीज़ यहाँ पर है कि भाई साहब यहाँ पर क्या कर दिया है? टैक्स फ्री कर दिया। अब सारे लोग कहाँ पर जाएंगे? वहाँ पर जाएंगे। और जब जहाँ पे एक चीज़ देखना, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, समझाना। देखो तुम देखो कि हम जो है बरेली में रहते हैं, हमारे यहाँ क्यों बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है, बड़े उद्योग धंधे या रोजगार इतने बड़े नहीं है कि भाई साहब हमारे यहाँ के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है या और कहीं जाना पड़ता है, क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। अभी तुम देख लो कि अभी अगर बरेली में कार की कोई फैक्ट्री आ जाए, कार की फैक्ट्री आते ही उसके साथ बरेली में कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 फैक्ट्री अपने आप आती है। मैं तुम्हें बताऊँ कैसे। अब तुम कहोगे भैया कैसे? पहली चीज़, कार बनाने के लिए लोहे की जरूरत होगी, तो भैया बाहर का पार्ट क्या बनाएगा? वो बनाएगा, फैक्ट्री बनाएगी। इंजन कहीं और से आएगा, किसी दूसरी फैक्ट्री से। टायर कहीं और का आएगा, ठीक है। सीट कहीं और की आएगी। प्लास्टिक का सामान कहीं और से आएगा, लाइट फाइट जो है वो प्लास्टिक का सामान कहीं और से आएगा। तो भाई साहब ये क्या करेगा? एक के साथ 2-3 फैक्ट्रियाँ क्या हो जाएंगी भारत में, अपने आप खींची चली आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये सामान है, जहाज से उतरेगा, जहाज से उतर के सीधे थोड़ी ना भाई साहब ट्रेनों में लग जाएगा। अब और जहाज से जो सामान होता है, हम ये नहीं सोचते बेटा, जब तुम नाटकों में देखते हो, पिक्चरों में देखते हो, या जो भी जहाँ पर भी देखते हो, जहाज वो इतना सफेद कुन्ना से जहाज तुम्हारा बच्चे ले, तो भाई एक दिन में तुम उम्मीद करते हो कि खाली हो जाए, नहीं, उनके लिए खाली होने में महीनों का समय लगता है, ठीक है। और तुमने एक जहाज का नाम सुना होगा, वो स्वेज नहर में फंसा था, ग्रीन करके, एवरग्रीन, ठीक है, वो फंस गया था। उस जहाज को, फंसे हुए जहाज को निकालने में 7-8 दिन लगते, जितने मतलब ज़्यादा टाइम लगा था। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम अब हमारे दिमाग में क्या आता है? जहाज ही तो है, ऐसे उठाओ, ऐसे घुमा दो, इधर से गड्ढा कर दो, इधर से वो कर दो, पानी निकल जाओ, सब जहाज का। ऐसा नहीं होता। जहाज वो हमारे अनुमान से भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनमें भैया हम जैसे तो मणिनाथ जैसे तो पता ना कितने मणिनाथ बच जाएंगे उसमें जाके, इतने बड़े तो जहाज होते हैं। तो अब उन्हें लोड करना, अनलोड करना। अब जहाज आ गया, जहाज आने का मतलब ये थोड़ी ना कि सामान उतारा चला गया, जहाज आएगा। अब एक साथ 2 काम करे जाते हैं, आया सामान लेकर आया, और फिर सामान क्या है लेकर जाएगा, उसमें भी क्या रहेगा? टाइम लगेगा। अब जहाज आया, तुमने सामान पहले से ला के रख दिया, कितनी जल्दी स्टार्ट करिए इसमें। देखो तो अब मैं बात कर रहा था, हाँ मैं रोड के बारे में बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आएंगी और डेवलपमेंट होगा, इसलिए तुम देखना सबसे ज़्यादा जो योजनाएं हमें, जो हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा योजनाएं, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, सब जगह कहाँ जा रही है? जामनगर, गुजरात, इधर उधर क्यों जा रही है? क्योंकि भाई साहब ने फैसिलिटी दे दी, ठीक है। अब वही फैसिलिटी जो है हमारे योगी बाबा दे दे यहीं पर बरेली में। तो भाई बरेली का युवा क्यों जाएगा बाहर? कोई नोएडा जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, क्यों जा रहा है? रोजगारी तो नहीं है हमारे पास। अगर रोजगार हो, जैसे भाई हमारी यूपी पुलिस की हम बैठे पड़े, आएगी 5 साल हो गए, आएगी, घर वाले पूछते पूछते परेशान हो गए, मतलब वैकेंसी कब आ रही है? मम्मी आ जाएगी, अगले महीने में नोटिफिकेशन आ रहा हूँ। वो मम्मी ऐसे भाई नोटिफिकेशन आता ही हूँ, आओ ना है, अब आ जाएगा, जुलाई महीना आ जाएगा। तो जुलाई का अगस्त आ गया, और इतनी बढ़िया गवर्नमेंट मैंने देखी ना, मतलब तुम अनाउंस कर दे रहे हो बड़े प्लेटफॉर्म से, भाई सब ट्विटर, फेसबुक, सब जगह वही चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि न्यूज़पेपरों में चल रहा है, 15 तारीख को आया टेंडर निकलेगा, वो भैया टेंडर ही पता नहीं कहाँ को चल रहा है। और हमारा यूपी तो भैया अलग ही, रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम 22 में फॉर्म भरवा लिए, एग्ज़ाम भूल जाओ, चला हो जाओगे, बड़े बड़े हो जाओगे, नौकरी उकरी दे देंगे तो अलग।
भेज देंगे। और 2-4 साल की नौकरी करिए और रिटायरमेंट, बढ़िया। वैसे तुम्हें पेंशन ना मिली, फायदा का है। तो यहाँ पर क्या हो, ये डेवलपमेंट के लिए इनने ये सारी चीज़ की। अब देखो यहाँ पर अमन बेटा इधर देखो। तो ये क्या है, डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर कांडा पोर्ट बनाया गया। अब जो सबसे भारत का व्यस्तम पोर्ट था, पहले आप नीचे देखते थे मुंबई, भारत का सबसे बड़ा और व्यस्तम पोर्ट में काउंट करा जाता था पहले मुंबई। अब मुंबई का अधिकतर जो बर्डन है वो कहाँ गया, कहाँ हो गया, और बचा हुआ जो मुंबई का जो एक्स्ट्रा जो बर्डन है, एक्स्ट्रा की बात करें, वो किसने अपने पास ले लिया, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदर। कंटेनर तो जानते हो ना, कंटेनर बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, न्यू मैंगलोर ने उसे अपने पास लिया। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया था। ये नहीं कि भाई साहब हमारे पास बंदरगाह एक है, जहाज खड़े 20-25 लाइन में, ये जहाज खाली होंगे तब, भाई यहाँ जगह नहीं है, यहाँ उतार दो। यहाँ जगह, मुंबई पे जगह नहीं है, मरमा गोवा उतार दो, वरना नावा सेवा उतार दो, मरमा गोवा उतार दो, कौन सी दिक्कत होगी। ये फैसिलिटी, ये तो मैं आपको जो हमारे भारत में अगर मेजर पोर्ट देखूँ तो 14 हैं, छोटे अगर मिला तो लगभग 200 से अधिक हैं छोटे पोर्ट्स मिला। तो इन पोर्ट्सों का हम यूज़ कर सकते हैं, ये फैसिलिटीज़ हमारे पास है, इसलिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला पॉइंट कच्छ के रण में मैंने आप लोगों को क्या बताया, कच्छ का रण दलदली क्षेत्र, यहाँ पर भैया वन्य जीव अभ्यारण्य भी बनाया गया कच्छ का रण, और इसमें क्या पाया जाता है, जंगली गधा। ठीक है, तो बहुत पूछा जाता है जंगली गधा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। क्लियर बताया था, नहीं बताया था। तो ये सारे खासियत किसका हो जाएगा, कच्छ का रण। मैंने बताया दलदली क्षेत्र, ठीक है। ये गुजरात सबसे ज़्यादा क्या करता है, नमक का उत्पादन करता है। यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, कांडला पोर्ट है। कौन सा बंदरगाह है, तो याद रखना कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह से क्या है, तो याद रखना इसका नाम क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय। ये कैसा बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मैं तुमसे कहूँ, मैंने तुम्हें और क्या बताया था कि हाँ यहाँ पर क्या पाया जाता है, जंगली गधा पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखो। इसके बाद अगला, एक मुझे बात बताओ, तुमने एक कोस्ट गार्ड की एक टीम देखी, अगर तुमसे पूछे समुद्र की रक्षा कौन करता है, तो एक तो नेवी होती है, या तटीय सीमा की रक्षा करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भारत और बांग्लादेश या भारत पाकिस्तान की सीमा पर कौन सी सशस्त्र बल तैनात रहता है, भारत और नेपाल के बीच में, एसएसबी कह रहा है, कितनी बार बता दिया, भारत नेपाल के बीच में, ठीक है। और उसके बाद भारत चाइना के बीच में। तो ऐसे करके याद रखना, भारत और पाकिस्तान, या मैं कहूँ पूर्वी पाकिस्तान रह चुके बांग्लादेश में, तो कौन सा काम करता है, बीएसएफ काम, ठीक है, याद रखना। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ आपका भैया, वो नेपाल पे कौन सा काम करता है, तो एसएसबी काम करता है। नेपाल पे कौन कौन काम करेगी, एसएसबी। नेपाल को जब हम क्रॉस करते हैं तो हम जवान देखते हैं, तो किसके, सशस्त्र सीमा बल के जवान देखते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाने की संभावना है क्योंकि भैया अभी तुम्हारी वो सीमा है इधर, ठीक है, सचिन के प्यार में कूदी चली है, ठीक है। और तो ये तुमसे दो इसलिए ज़्यादा पूछे जा सकते हैं क्योंकि अंजू का इतना खास नहीं है। सीमा हैदर जो है वो बांग्लादेश के रास्ते कहाँ गई है, भारत है, सॉरी नेपाल के रास्ते भारत है। और नेपाल के रास्ते उसने क्या करा है, अब देखो ये होता है, नेपाल के रास्ते कहाँ ही है, भारत है। और भारत आने का उसने क्या बता दिया, मकसद क्या होता है कि भाई साहब मेरे लड़के की क्या है, तबीयत खराब है और मेरे पति क्या रहते हैं, भारत में रहते हैं। और भाई हम तो ये मान लिए थे, उसने ये कह दिया कि मेरे पति कहाँ रहते हैं, भारत में, तो ये कहाँ की सिटीजन है, भारत की। तो उसे क्या कर दिया गया, बच्चा की तबीयत खराब थी उसमें उस समय इत्तेफाक से, तो बच्चे को लेके भाई साहब आ गई, यही तो है। और इसलिए जो एसएसबी थी उसने ज़्यादा चेकिंग नहीं की। तो ये बहुत पूछा जा सकता है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सीमा बनाता है, वो चेकिंग करता है, तो याद रखना कौन हो जाएगा, एसएसबी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा फेलियर भी मान सकते हो तुम इसे, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, काठियावाड़ का
काठियावाड़ का पठार या काठियावाड़ का मैदान, ये जो भी कुछ कहना चाहो, या काठियावाड़ का तट। ठीक है, इस तट की क्या खासियत है, कोई मुझे बताएगा? तो इस तट पर आपको मैं कहूँ तो इस तट में तुम्हें 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। एक पहाड़ी कौन सी है? गिर, बरदा, और दूसरी कौन सी है? मांडव। यहाँ पर बेटा ये काठियावाड़ का पठार है, रफ करना। यहाँ पर तुम्हें 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, गिर, बरदा और गिर, मांडव और बरदा। बेटा गिर दिख रहा होगा, दिख रही मैप में? अगर तुम देखोगे तो गिर पहाड़ियां तुम्हें क्या है मैप में दिखाई देंगी, है भैया? तो कौन सी हो जाएगी? क्लियर नहीं बात? तो तुमसे पूछा जाता है भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है? तो याद रखना वो कौन सी हो जाएगी? गिर पहाड़ी, भारत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी। क्लियर नहीं बात? इसमें यहाँ पर आपको बताया कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी याद रखना गुजरात राज्य में। इसे क्या कहा जाता है? एशियाई शेरों का घर। इसे कहा जाता है, गिर नेशनल पार्क को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। और देखो इस तरफ अगर तुम यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर लिखा होगा कच्छ की खाड़ी, ये यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? इस वाला जो ये 2 पोर्शन बटे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर तुम मैप में देखो तो ये दिख रहा होगा कच्छ की खाड़ी, लिखा है नहीं लिखा? इसके नीचे यहाँ पर देख रहे होगे खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? और यहाँ पर 3 द्वीप बहुत पूछे जाते हैं, आलिया बेट, कालिया बेट और कौन सा पूछा जाता है? खालिया बेट, खाड़िया, खाड़िया, खालिया नहीं खाड़िया, यहाँ इसमें 3। ठीक है, कौन से? आलिया, केवड़िया बेट, जैसे आलिया केवड़िया, जैसे पहला नाम लिख रहा हूँ आलिया केवड़िया, और पहला तुम यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा हो जाएगा? खड़िया। द्वीप, तो ये 3 द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। अब तुम इन्हें आलिया, कालिया और खाड़िया ये तीनों लिख सकते हो। ठीक है, क्या है कि नहीं कुछ भी सकते हो याद करने के लिए, आलिया, कालिया, खालिया। ठीक है, तो भाई ये याद कर सकते हो। तो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद गुजरात का मैदान। गुजरात के मैदान में एक नदी आती है इस तरफ से जिसका नाम है साबरमती। जानते हो नहीं जानते हो? कौन सी नदी हो जाएगी? साबरमती। कौन सी नदी हो जाएगी? साबरमती। और इस वाले रीजन में कई सारी नदियाँ बहती हैं, और ये क्या है? सबसे उपजाऊ है, क्योंकि भाई जब नदियाँ आएंगी तो नदियाँ अपने साथ क्या लेकर आएंगी? पानी लेकर। देखो इसमें क्या है? दलदल है, इसमें क्या हो गया? पहाड़, इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? मैदान। तो भैया सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्या होता है? अभी तुम देख लो कि उत्तर प्रदेश ज़्यादा उपजाऊ है या उत्तराखंड ज़्यादा उपजाऊ है? उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में क्या है? पहाड़ी एरिया, यानी कि वहाँ फसल नहीं होती है पर हमारे तुलना में कम है। ठीक है, तो याद रखना। तो इसलिए ये वाला क्या है? यहाँ पर कई सारी नदियाँ आती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? गुजरात का मैदान। क्लियर की बात? आज के लिए इतना ही रखें, कल इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।